Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 19 regarding the transmission system effects, in which we will study now the power flow problem. In this lecture we will study the basic formulation of the power flow problem and equation related to the power flow are studied. This is second part of the lecture. ये स्लाइड जो है वो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में कि आपके पास पावर लॉसेस होते हैं, तो आपका जो लोड इकोनॉमिक डिस्पैच है वो लॉसेस प्लस लोड डिमांड को मीट करने के लिए होता है। और आप जो है वो आप लोड पावर फ्लो रन करते हैं टू चेक द वायलेशन ऑफ द लिमिट्स, क्या कहीं कोई लिमिट्स तो नहीं हो रही, वायलेट तो नहीं हो रही, इधर जैसे सिंपल आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन ओवरलोडेड नहीं है। ये आपके पास बेसिक इक्वेशंस हैं उसकी जो आपके किसी भी जो यूज़ करेंगे सारी पावर फ्लो स्टडी में। वोल्टेज को हम किसी भी बस पे जो वोल्टेज है और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कर्व फॉर्म में भी है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी है। और करंट जो है वो किसी भी नेटवर्क में जो इंजेक्ट होता है, किसी भी इंजेक्ट होता है नोड पे, आई नोड पे, जैसे यहाँ पे करंट है, तो उसके बाद आप जो है वो इनको सम कर सकते हैं, सब करंट्स का अलजेब्रिक सम ऑन द अदर हैंड। अलजेब्रिक सम जो है क्या है वो कि करंट एंटरिंग एंड लीविंग और समड अप टू ज़ीरो। तो ये आपके पास नोड की इक्वेशन है जिसमें आपको ये वाई की फॉर्म में, क्योंकि हमने वाई बस बनाना सीख लिया, एडमिटेंसेस सीखी हैं, तो उसी की बेस पे हम ये सारी स्टडी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास वाई आई एन जो है n इज इक्वल टू 1 to n, जितनी आपके पास बाकी बसेज हैं उनसे जो ब्रांचेज यहाँ पे आई एस बस पे पहुँच रही हैं उनकी करंट की समेशन है। कम्प्लेक्स पावर जो है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कम्प्लेक्स पावर जो है बेसिकली वी आई कंजुगेट होता है, तो एस कम्प्लेक्स जो है वो आपके पास वी कंजुगेट आई होगा। तो इसमें आप वी की वैल्यू यहाँ से और आई की वैल्यू यहाँ से आप प्लेस कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसको P माइनस जे क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो P माइनस जे क्यू की फॉर्म में आप इसको ऐसे, अब ये फेजर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो फेजर्स को जो है वो ये वेक्टर्स हैं, मतलब इन हर एक का अपना मैग्नीट्यूड भी है और एंगल भी है, ठीक है। तो जैसे वी एन है तो V1 होगा, तो उसका साथ उसका एंगल होगा थीटा। तो अब इसको ऐसे लिख दिया हमने, इस वोल्टेज को भी हम अंदर लेंगे, ठीक है। और किसी भी बस पे जो है वो आई एस बस की जो वोल्टेज है, ये ऐसे कम्प्लेक्स पावर एट द आई एस बस जो है, तो आई वी आई उसी तरह वी आई चला गया अंदर, ठीक है। अब कंजुगेट में एंगल माइनस होता है, तो इसका एंगल जो है वो माइनस होगा। जैसे सिंपल ये लिखा हुआ है वी आई एन इसका मैग्नीट्यूड है और थीटा आई एन उसका एंगल है, जैसे वी एन है और डेल्टा एन जो है वो उसका एंगल है। तो और जो वी आई है उसका एंगल है माइनस डेल्टा, ठीक। तो ये आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्टीमेटली इनको सेपरेट कर लें, रियल और रिएक्टिव पावर में पी और क्यू को, तो आपके पास ये दो इक्वेशन 9.6 और 9.7, ये इक्वेशन भी सारी आगे चलेंगी ये दो, तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये कैसे आगे चलेंगी। बेसिक इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप स्टार्ट हो जाए। आपके पास कोई नेटवर्क है जिस पे एक्टिव बस है आई, जिस पे कोई पावर है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, और ये जो अभी हमने इक्वेशंस लिखी हैं ये दो पी आई की और क्यू आई की, इसमें आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं पावर्स को, किसी भी पावर को। अगर बस पे वोल्टेज और करंट पता हो तो नॉर्मली आपको करंट्स जो है वोल्टेजेस अगर पता हो तो आप करंट कैलकुलेट करके देन आप पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो है वो वोल्टेज की फॉर्म में है वो इक्वेशन 9.6 और 7, और उसके साथ हर एक ब्रांच की आपको इम्पीडेंसेस चाहिए, आप एडमिटेंस चाहिए होती है। हाँ, किसी भी बस पे जो नॉन पावर होती है
वो स्केड्यूल पावर कहलाती है। जैसे अगर किसी बस पे कोई लोड कनेक्टेड है तो वो उसका स्केड्यूल पावर होगी, और जो उसके पी आई किसी भी बस पे हम पावर कैलकुलेट करेंगे ना। लास्ट जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं दो, उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपके पास आता है P इज इक्वल टू, मैं सिंपल लिखता हूँ, बाकी चीज़ें आपको देख लीजिएगा, y i n सम n इज इक्वल टू 1 to n, और v i v n, और साथ में एंगल्स हैं सारे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस बस पे हम बेसिकली लोड फ्लो में क्या करते हैं कि लोड फ्लो में हमारे पास बेसिक ये होता है कि हम हर एक बस की वोल्टेज और उसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड और उसका एंगल फाइंड करते हैं। तो अब हमने बस मैग्नीट्यूड, उसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल जब फाइंड कर लिया, तो फिर हम वाई आई एन के साथ और इसको यूज़ करते हुए हम उस पे बस पे पावर पी आई, ये बेसिकली पी आई है, पी आई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नॉर्मली एक वैल्यू है आपके पास स्केड्यूल है जिस पे ये गिवन है पी की या क्यू की, और एक आप जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर तो एग्जैक्ट वोल्टेजेस आपके पास होंगी तो पी आई कैलकुलेटेड और पी आई स्केड्यूल जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। और जब आप नॉर्मली लोड फ्लो में आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो अगर, तो देन यू हैव लॉट ऑफ इक्वेशन, और उन इक्वेशंस को वैसे सॉल्व करना जो है पॉसिबल नहीं होता, तो आप आइटरेटिव सोल्यूशन यूज़ करते हैं। आइटरेटिव सोल्यूशन में क्या करते हैं आप, आइटरेटिव सोल्यूशन में आप इनिशियली जो आपकी स्टेट वेरिएबल देते हैं, जैसे यहाँ पे बस वोल्टेजेस हैं और उनके वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स हैं और उनके एंगल्स हैं, तो आप कोई एक वैल्यू एज्यूम करके तो अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जब एग्जैक्ट नहीं होती, इनिशियली गैस होता है आपका, तो वैल्यू यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो पी आई होगी किसी भी बस पे, पी आई कैलकुलेटेड इसको आप नाम देंगे, वो डिफरेंट होगी पी आई स्केड्यूल से। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम मिसमैच कहते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को मिसमैच इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। और इस बस पे जो है वो एक आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और एक आपकी स्केड्यूल वैल्यू होगी, जिनको यूज़ करते हुए आप मिसमैच कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बेसिक ये भी समझ लें आपके पास कि आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वी और मैग्नीट्यूड और एंगल की, तो ये आपके पास टाइम के साथ अपडेट होंगी, एग्जैक्ट फर्स्ट उसमें ही नहीं होगी। तो आप जब इनिशियल गैस लगाएंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस आएगा और पावर मिसमैच आएगा। तो वो टेस्ट ये आपको बताएगा कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो फाइनल वैल्यू है या नहीं है। तो अगर जब फाइनल वैल्यू आ जाएगी तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब आपके पास जो है वो मिसमैच जो है वो, ये मैंने सारी बातें बता दी आपको कि पी क्यू आई कैलकुलेटेड वैल्यू जो हैं वो डिफ़र करती हैं फ्रॉम द स्केड्यूल वैल्यू। स्केड्यूल वैल्यूज़ वो होंगी जो आपके पास डाटा में नॉन होंगी। जैसे किसी पे मैंने कहा जनरेशन है, उस पर पॉजिटिव पी आएगा, और किसी पे उस पर वो है आपके पास लोड है तो उसमें पी आएगा जो गिवन होंगे। तो ये आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पावर बैलेंस इक्वेशन जो है बेसिकली आप ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही पावर बैलेंस इक्वेशन है कि किसी भी बस पे जो नेट पावर है वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, कि उस पर जो पावर जो है वो इन हो रही है और वही पावर आउट हो रही है। तो पी जी आई जनरेटेड पावर है, और उस पर जो डिमांड है और उस पर जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है। पी आई स्केड्यूल जो है वो जनरेशन और डिमांड का डिफरेंस बताएगा। क्यों डिफरेंस बताएगा कि आपके पास जनरेशन जो है, अगर पॉजिटिव पावर एज्यूम करें जनरेशन को, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आपके पास जो नेट पावर है जो पी आई स्केड्यूल है वो लेस देन जो है वो उससे डिफरेंट एक वैल्यू आएगी। जी आई जनरेशन और डिमांड को जो है वो आपने डिफरेंस लेना है। इसी तरह क्यू का भी, अगर किसी भी बस पे आपके पास जनरेशन नहीं है या डिमांड नहीं है तो फिर आपके पास ये फैक्टर्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी बस पे पी जी आई पे आपके पास नॉन नहीं है, जनरेशन नहीं है आपके पास, तो पी जी आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर उस पर डिमांड नहीं है तो वो जो है वो टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, वो हम सेट ज़ीरो कर देंगे। अब हर एक बस की ऐसी दो इक्वेशंस होंगी, और पावर फ्लो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इज़ टू सॉल्व
the equation 9.6 and 9.7 for values of the unknown bus voltages. This cause equation 9.1 and 9.10 and 9.11 to be numerically satisfied at each bus. तो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, जब आप कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रॉम द कैलकुलेटेड वोल्टेजेस, अननोन वोल्टेजेस जो थी जिनको आपने कैलकुलेट किया है यूजिंग द सम कंप्यूटेशन मेथड, तो वो उनसे जो वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे उनका और स्केड्यूल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए. ये बेसिक आपकी थीम रहेगी थ्रू आउट द लोड फ्लो. इफ़ देयर इज़ नो स्केड्यूल पावर फॉर बस आई, देन द मिसमैच जो है वो डिटरमिन नहीं हो सकता. ऑब्वियसली अगर आप देखें मिसमैच कैलकुलेट करने के लिए आपको स्केड्यूल वैल्यू चाहिए और कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए. पी आई कैलकुलेटेड तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेजेस, वहाँ पे वोल्टेजेस की मदद से आप पी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्केड्यूल वैल्यूज़ आपके पास नोन नहीं होगी. जब स्केड्यूल वैल्यूज़ नोन नहीं होगी तो आप डेल पी आई जो है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. तो इन इक्वेशन को जो है वो फिर जो है वो आप इसमें शामिल नहीं करेंगे लोड फ्लो की पावर फ्लो की स्टडी में जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे. इसी तरह अगर क्यू भी दोनों ये बातें जो हैं पी और क्यू दोनों के लिए चल रही हैं, तो क्यू आई के लिए भी जो है अगर वो आपको कोई भी वैल्यू नॉन नहीं है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पावर फ्लो. हर एक बस के साथ 4 क्वांटिटीज़ होंगी आपके पास, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर बस की, और उसका जो है बस का वोल्टेज एंगल और बस का वोल्टेज मैग्नीट्यूड. आई जो है वो कोई भी बस है, आई इस बस पे आप जो है वो आप कर सकते हैं इसको सॉल्व. अब एट मोस्ट देयर आर 2 इक्वेशंस लाइक 9 एंड 10 अवेलेबल फॉर ईच नोड. आपके पास जो है वो अब इनमें हर टाइम पे हर एक वेरिएबल अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है. और आप जो है वो अब जो मैक्सिमम हो सकता है वो यही है कि ये दोनों अवेलेबल हैं, पी भी अवेलेबल है, क्यू भी अवेलेबल है, और ये दोनों आप कैलकुलेट सॉल्व करते हैं थ्रू द लोड पावर फ्लो स्टडी एनालिसिस के ज़रिए सॉल्व करके. तो फिर आप इक्वेशन जो है वो मिसमैच की लिख सकते हैं. तो मिसमैच की हर एक बस पे 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं हर एक नोड पे. तो अब आप जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे. जब अब ऐसे ट्रिक्स भी हैं और तरीके भी हैं कि ये आप पहले क्लियर कर लें. दूसरी बात कि जितनी आपके पास अननोन वेरिएबल्स होंगे उतनी ही आपके पास इक्वेशंस होंगी, तब आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो अब आप जो है वो इन इक्वेशन के नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज़ कैन बी रिड्यूस टू एग्री विद द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस. अब 4 इक्वेशंस हैं और 2 आपके पास 4 अननोन हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप जो है इसको सॉल्व करें. तो अब हम मुख्तलिफ जो है वो क्वालिटी ऑफ द बसेस पे कि उसके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम देखेंगे कि जिनकी मदद से हम इन इक्वेशंस को जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. अब हर एक बस पे आपके पास 2 ऑफ द 4 क्वांटिटीज़ आर स्पेसिफाइड एंड द रिमेनिंग 2 आर टू बी कैलकुलेटेड. आपके पास अब बस की टाइप्स होती हैं, तो उस हिसाब से ही हम देखेंगे कि उनमें हम क्या क्या जो चीज़ें नॉन होनी चाहिए, क्या चीज़ें अननोन होनी चाहिए. बस की हर एक की अपनी अपनी टाइप्स हैं. अब आपके पास सबसे पहले आती हैं लोड बस. लोड बस वो होता है जिस पे आपके पास पी और क्यू बस, इसको पी क्यू बस भी इसलिए कहते हैं कि इसमें पी और क्यू जो है वो दोनों नॉन होते हैं. जब पी और क्यू नॉन होते हैं, पी और क्यू लोड के नॉन होते हैं, और इस पे जो है वो कोई भी जनरेशन नहीं होती. ये एक बस होगी जिस पे आपके पास सिंपल जो है वो आपको बताया गया होगा कि एक लोड है जिसका पी ये है और क्यू ये है. पी और क्यू आपको बस पे नॉन होंगे, ठीक है, और इसलिए जो पी जी आई है और क्यू जी आई है वो ज़ीरो होंगे. तो स्केड्यूल वैल्यू में आपके पास पी लोड या पी डिमांड जो है वो होगा, शामिल होगा. जैसे अभी ये लिखा हुआ है पी आई स्केड्यूल. अगर सिर्फ पी आई के लिए पी के लिए देखते हैं तो आपके पास पी जी आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो आपके पास जो है वो सिर्फ पी डी आई बचेगा, ठीक है. इसी तरह क्यू डी आई भी जो है, ये पी लिखा हुआ है दोबारा, ये क्यू डी आई है, तो क्यू भी इसी तरह होगा.
तो अब आपके पास जो मिसमैच इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस पी डी आई माइनस क्यू आई पी आई कैलकुलेटेड। इसी तरह क्यू की जो भी है इक्वेशन बनेगी। अब जो है वो ये इक्वेशन 9.10 और 11 जो है वो भी आपने जो मिसमैच इक्वेशन लिखी या लोड बैलेंस इक्वेशन वो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए इसका मतलब है लोड फ्लो स्टडी में इसकी ये दोनों इक्वेशन शामिल होगी और आप पी आई कैलकुलेटेड भी यूज़ करेंगे उसके लिए, वो उसको कंप्यूट करेंगे और क्यू आई को भी कंप्यूट करेंगे, दोनों को कंप्यूट करेंगे और तब आपके पास ये जो है ये मिसमैच इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी कि नहीं, ये आपने देखना है। और ये पी आई और क्यू आई मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं वी आई की मैग्नीट्यूड की और उसके एंगल डेल्टा आई की। तो यहाँ पे हमने बस पे P भी नोन है और Q भी नोन है। तो अभी हमने इस बस के लिए जो लोड बस होगी उस पे एंगल और उसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का एंगल और मैग्नीट्यूड हमने जो है वो कैलकुलेट कर। दूसरी आपके पास आती है वोल्टेज कंट्रोल बस। वोल्टेज कंट्रोल बस क्या होती है कि ये इस बस पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो कंट्रोल होता है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो कंट्रोल हो सकता है। बेसिकली ये एक जनरेटर बस होती है जिसपे जनरेटर जो है वो कनेक्टेड होता है और आपके पास जो पावर जनरेट हो रही होती है वहाँ पे वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप पावर कंट्रोल करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर या गवर्नर सिस्टम, तो आप जो है वो उसका जो दूसरा जो इसका इसमें एक जो चीज़ होगी आपके पास पी होगी और दूसरा जो आपके पास वोल्टेज मैग्नीट्यूड, वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं बेसिक एक्साइटेशन सिस्टम से। जनरेटर की एक्साइटेशन सिस्टम आपके पास होता है जिससे आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बस जो है अभी से बता देता हूँ कि ये बस ज़रूरी नहीं है कि जनरेटर भी हो। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अब आपके पास जो फैक्स डिवाइसेस हैं या कोई और इक्विपमेंट है जिससे आप वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फिक्स कर देते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पे आपके पास जो है वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पेसिफाइड हो जाता है कि इस मैग्नीट्यूड का वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा इस बस पे। दूसरा जो है आप इस बस पे जो है वो P जो है वो देख सकते हैं। तो अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं पी आई पी डी आई और वी आई। ये जो पी जी आई और वी ये स्पेसिफाइड होते हैं और आप जो है वो डिमांड जो है वो आपके पास पी डी आई ये भी आपके पास नॉन हो सकती है। तो इसलिए आप ये डेल्टा पी वाली जो इक्वेशन है वो तो लिख सकते हैं। डेल्टा पी वाली इक्वेशन, मिसमैच वाली इक्वेशन जो है वो आप लिख सकते हैं। जो आपके पास क्यू जी आई है ये आप फाइंड तो कर सकते हैं लेकिन आपके पास एडवांस में नोन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आप जो डेल्टा क्यू की इक्वेशन है वो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, ये आपके पास पी और वी आपके पास नोन है। अब आपके पास जो है वो थीटा आई जो है वो अननोन होता है। तो लोड फ्लो से आप जो है वो थीटा आई जो है वो कैलकुलेट करेंगे। देन यूजिंग दैट थीटा आई आप जो है लोड फ्लो के बाद जब लोड फ्लो की फाइनल वैल्यू आ जाती है तो देन यू कैन यूज़ क्यू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड एंगल टू कैलकुलेट द क्यू आई। ये आप फाइनल में जब सबसे लास्ट स्टेप होगा, इटरेशंस होंगी, जब सबसे लास्ट इटरेशन कंप्लीट होगी और आपका सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब आप वो वोल्टेज एंगल और मैग्नीट्यूड जो है वो यूज़ करके क्यू आई कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात पे सिर्फ आपके पास बैलेंस इक्वेशन में से सिर्फ एक इक्वेशन आएगी डेल्टा पी। तो इस तरह जो हमने कहा था कि कुछ नॉन क्वांटिटीज़ की मदद से हम जो है वो जो अपनी इक्वेशंस के नंबर को वो रिड्यूस कर सकते हैं। स्लैक बस बेसिकली आप हर जब भी लोड फ्लो स्टडी करेंगे तो आप एक बस को जो है वो स्लैक बस कहेंगे। स्लैक बस का बेसिक पर्पस जो है वो एक किस्म कह लें इन्फिनिटी बस है, जो आपके पास कोई भी पावर ऑब्जर्व भी कर सकती है और डिलीवर भी कर सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली हम बस नंबर 1 होगी हमेशा उसको जो है वो हम स्लैक बस कंसिडर करेंगे। और इस पे हमारे पास जो इसका जो वोल्टेज एंगल होता है अब तक बस ये रेफरेंस के तौर पे काम करता है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस में है वो ये है कि ये एंगल जो है वो ज़ीरो होगा। तो इस पे आपके पास पी भी अननोन है और
क्यू भी जो है वो अननोन है। तो इसलिए आप डेल्टा पी की इक्वेशन भी नहीं लिख सकते और डेल्टा क्यू की भी इक्वेशन जो है वो इसी तरह नहीं लिख सकते आप। ये दोनों जो इक्वेशन हैं वो नहीं होती। एंगल आपके पास नोन हो गया। अब दो क्वांटिटीज़ आपके पास अननोन है तो दो जो है वो नोन होनी चाहिए। पी और क्यू अननोन है तो आपके पास एंगल तो नोन हो गया, तो वोल्टेज जो मैग्नीट्यूड है वो भी इस बात स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। और नॉर्मली ये आपके पास गिवन होगा 1 के राउंड अबाउट जो भी वैल्यू है इसकी, तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो है और एंगल जो है वो आपके पास गिवन होगा। तो इस बस के लिए मिसमैच इक्वेशन जो हैं वो आप नहीं लिख सकते, ठीक है जी। अब हमने अपने बस सिस्टम को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया कि किस टाइप की बसेस हो सकती हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं और कौन से जो है वो अननोन होते हैं और कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। तो जो अननोन वेरिएबल्स मैग्नीट्यूड और एंगल्स होते हैं उनको हम जो है वो स्टेट वेरिएबल्स का नाम देते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द अदर नोन क्वांटिटीज़ ऑफ द सिस्टम, जो आपने अभी हमने स्पेसिफाई किया कि ये क्वांटिटीज़ हमारे पास नोन है। अब पावर फ्लो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? पावर फ्लो प्रॉब्लम है कि हमने ऑल द स्टेट वेरिएबल्स को जो है वो नोन करना है बाय सॉल्विंग द इक्वल नंबर ऑफ पावर फ्लो इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस जो हैं वो डेवलप होंगी थ्रू द ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट डेटा। ये इनपुट डेटा जो है वो हम कैसे जो है वो लेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। जैसे अभी तक हमने कहीं पे भी जो है वो उसका ट्रांसफार्मर टर्न रेशो, नॉमिनल ऑफ नॉमिनल टाइप चेंजिंग जो है उसका जिक्र नहीं किया। तो इसी तरह की और भी चीज़ें हम सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं और एसी लोड फ्लो जो है वो सिर्फ देख रहे हैं। तो ये आपका डाटा जो है ये जो अवेलेबल होगा उसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कौन सी बस पीक्यू बस है, पीवी बस है और कौन सी आप सेलेक्ट कर रहे हैं स्लैक बस। देन यू विल राइट द पावर बैलेंस इक्वेशन on the basis of the calculated values of the voltage magnitude and the angle through the load flow solution जो आपने फाइंड की है। तो अगर आपके पास टोटल बसेज हों, आपके पास वोल्टेज कंट्रोल बसेज, टोटल बसेज हों एन बसेज, टोटल बसेज जो है सिस्टम की एन है, तो उसमें आपके पास जो अगर वोल्टेज कंट्रोल बसेज हों जनरेटर की बसेज तो वो एन जी हों, तो विदाउट स्लैक बस, तो आपके पास कितनी इक्वेशंस बनेगी? हर एक बस पे आपके पास मैक्सिमम 2 इक्वेशंस बन सकती हैं। अब हमने क्या क्या देखा कि पी क्यू बस, पीवी बस और स्लैक पे कोई इक्वेशन नहीं डेवलप होती, पीवी बस पे एक होती है और पीक्यू बस पे आपके पास 2 इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि अगर आपके पास टोटल एन बसेज हैं तो एन बसेज में से आप 1 माइनस कर दें, एक एन बसेज हैं तो टोटल एन बसेज हैं तो 1 बस माइनस करें स्लैक बस, डेट का रिस्पॉन्स टू टू इक्वेशन, ये इसमें से माइनस हो जाएगी, टोटल एन 2n हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन टोटल एन बसेज हैं तो टोटल इक्वेशन आइडियली मतलब हर एक बेसिक कैलकुलेशन से 2n कैलकुलेट होनी चाहिए इक्वेशन। अब उसमें से आपके पास माइनस हो जाएगा पीवी बस की, हर एक बस की एक एक इक्वेशन। तो एन जी जो है, एन जी अगर आपके पास पीवी बसेज हैं तो एक उसमें से एक एन जी माइनस हो जाएगा और एक जो है वो स्लैक बस माइनस हो जाएगी, इसकी 2 इक्वेशन। तो अब आपके पास जो है वो 2n माइनस एन जी माइनस 2 इक्वेशन जो हैं वो बनेगी और ये वेरिएबल्स भी इतने ही होंगे स्टेट वेरिएबल्स। तो अब आपने इनको सॉल्व करना है कि आपने इतने इक्वेशंस को यूज़ करके इन वेरिएबल्स को सॉल्व करना है और ये वेरिएबल्स में आपके पास वोल्टेज मैग्नीट्यूड और उसका एंगल होंगे, ये आपका सोल्यूशन अल्टीमेट होगा। अब जब आप एक दफ़ा स्टेट वेरिएबल जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो कंप्लीट स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ नोन। कंप्लीट स्टेट ऑफ द सिस्टम नोन मीन्स कि आपको हर एक बस पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल नोन हो गया है। अब सिंपल इसके बाद कैलकुलेशन होती हैं कि आप वोल्टेज का, लेट्स सपोज बस नंबर 1 पे वोल्टेज है बस नंबर 1 और ये बस नंबर 2 है, ठीक है। इस पे वोल्टेज है आपके पास V1, तो इसके पास वोल्टेज है V2 और यहाँ पे आपके पास इम्पीडेंस एडमिटेंस होगी Y12। तो इसकी मदद से आप लिख सकते हैं I फ्रॉम 1 to 2 कि बस नंबर 1 से 1 2 की तरफ कितना करंट फ्लो कर रहा है।
दैट इज V1 माइनस V2 सिंपल ओम्स लॉ जो आप एम्पिडेंस के लिए लिखते हैं इंटू Y12। ये आप जो है वो करंट फाइंड कर लेंगे। जब करंट फाइंड कर लेते हैं और इसी तरह जो है वो आप हर एक बस पे जो है वो पावर भी फाइंड कर लेते हैं। और आप यहाँ पे अगर आपके पास Z है तो I2R भी आप फाइंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन सारी जो है वो आप कर सकते हैं इसके बाद। ये आपके पास जो बेसिक आपकी वो कैलकुलेशन थी स्टेट वेरी अभी जो हमने कैलकुलेट की है ये सारा यहाँ पे इसने डिफाइन किया है। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर देख लेंगे इसको। ठीक है, अब आपके पास जो है वो स्टेट वेरिएबल कितने बनते हैं, अभी हमने देखा 2n माइनस एन जी माइनस 2। ठीक है, तो ये नीचे मैंने इसमें लिख भी दिया है। स्लैक बस पे पी और क्यू जो हैं वो अननोन होते हैं, और क्यू जो एंगल जो है वो क्यू और बस वोल्टेज का एंगल वो कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल बस पे एंगल होते हैं अननोन होते हैं। और इसी तरह लोड बस पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल अननोन होते हैं। और पावर लॉस ऑफ द सिस्टम पी है जो है वो आपके पास फिलहाल अननोन होता है, और जो आप सबसे आखिर में कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली ये इनिशियल इक्वेशन में किसी में भी शामिल नहीं होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। अब इसकी पी और क्यू आई जो है वो स्टेट वेरिएबल का नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, 9.6 इक्वेशन और 9.7 इक्वेशन को अगर आप देखें तो पावर फ्लो जो है वो, और ये इक्वेशन अब ये बसेस अगर आपके पास, अगर आप ये देखें ये मैं लिखता हूँ, अगर आपके पास पी जो है जो कैलकुलेट करते हैं क्या आपके पास आएगा, पी लेट्स सपोज P2 पे V2 और उसके बाद V1 Y12 और फिर साथ एंगल प्लस V2 कॉज ऑफ दिस, कॉज ऑफ एंगल्स आएंगे V2 V3 Y कॉज है ना, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है Y23 प्लस कंटिन्यू करते जाएंगे। आप बसेस बढ़ती जाएंगी, ये इक्वेशन की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपके पास जो नॉर्मल न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं एनालिसिस वाली, उनसे आप जो है वो सॉल्व नहीं कर सकें। इसलिए जो है हम नॉर्मली इसको आइटरेटिव टेक्निक से सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको। तो इसमें हम दो बेसिक मेथड्स हैं, गॉस सीडल और न्यूटन रॉप्सन मेथड। गॉस न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो सॉल्व करता है पोलर फॉर्म ऑफ द पावर फ्लो इक्वेशन, इनको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो दो इक्वेशंस हैं, जब तक कि डेल्टा पी और डेल्टा क्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। जब ये सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि डेल्टा पी या डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़रूरी नहीं है ज़ीरो हो, टॉलरेंस आप जो है वो रख सकते हैं। लेट्स सपोज इसको हम टॉलरेंस सी पी जो मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि वो एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, तो ठीक है हम उसके कंप्यूटेशन को जो है वो सेटिस्फाइड मान लेंगे। गॉस सीडल मेथड जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करता है, और ये चेक करता है कि जो हम ये देखेंगे कि ये बस का जो वोल्टेजेस हैं उनमें जो है वो फ्रॉम वन आइट्रेशन टू अनदर जो है वो स्मॉल हो जाता है। तो जब हम सोल्यूशन के करीब हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि हमारा जो, अगर हम एग्जैक्ट सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके बाद वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी जो हम नॉन फाइंड कर रहे हैं। तो नहीं होंगी तो इसका मतलब है वी वी लेट्स सपोज वी जे माइनस वी आई प्रीवियस इटरेशन वी जे माइनस वी जे माइनस वन तो इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आएगा, तो वो चेक लगाएंगे। तो ये चेक मैं आपको बताऊंगा कम्प्लीटली। और बोथ मेथड जो है वो बस एडमिटेंस इक्वेशंस को वह यूज़ करेंगे। ये एक बेसिक सी एग्जांपल्स है, इसमें आप देख लें कि आपके पास कौन कौन सी बसेस जो हैं वो किस किस टाइप की हो सकती हैं। इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी